सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऐसा मैकेनिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर ब्रेकडाउन हो और एनर्जी मिले। हाँ, एनर्जी सबको चाहिए ना, वही एनर्जी। अगर एनर्जी होगी तो सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे, अगर एनर्जी नहीं होगी तो सेल के अंदर रिएक्शन नहीं होंगे। तो इसलिए हर स्टेप के लिए एनर्जी चाहिए, हर मैकेनिज्म के लिए एनर्जी चाहिए। इसलिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। उसकी कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट डू यू मीन द ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइको मींस ग्लूकोज, लाइसिस मींस स्प्लिटिंग। ये दो टर्म्स, इस वजह से हम शॉर्टली कह दें कि स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। और ये रिएक्शन प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट्स के हर एक सेल में सेम वे से होगा। इट मीन्स दैट अगर सारे सेल्स में ये रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे यूनिवर्सल रिएक्शन। सर सारे सेल्स में कैसे होगा? क्योंकि ये होता ही साइटोप्लाज्म में है, और साइटोप्लाज्म तो प्रोकैरियोट्स के पास भी है, यूकैरियोट्स के पास भी है। बाकी के सेल के अंदर पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि ग्लूकोज आता कैसे, ग्लूकोज कैसे मेंटेन होता है। ठीक, ब्लड में फ्री ग्लूकोज पाया जाता है, और वो फ्री ग्लूकोज एंटर होगा किसके अंदर? सेल्स के अंदर एक ट्रांसपोर्टर के जरिए, जिसका नाम होगा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। सिंपली हम इसे ग्लूट ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं, GLUT, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। अब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन। मसल्स, लिवर, किडनी, हार्ट, सारे सेल्स के अंदर इसके टाइप्स डिफरेंट होंगे। वो कुछ हार्मोन्स डिपेंडेंट भी होते हैं, कुछ स्टिमुलस डिपेंडेंट भी होते हैं, नीड्स डिपेंडेंट भी होते हैं। तो हम जनरल बात करें ग्लूट ट्रांसपोर्टर के जरिए ग्लूकोज बाहर से अंदर की तरफ, पहली। दूसरी पॉइंट ये कि ग्लूकोज जो ब्लड में होगा वो फ्री फॉर्म में होगा, ब्लड से सेल के अंदर एंटर होते ही ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में। इसके साथ एडिशन हो जाएगी फास्फेट की, और कौन से कार्बन पे? 6 फास्फेट, with the help of an important enzyme called hexokinase। याद रखिए, हम काइनेज की कहीं भी मीनिंग को देखेंगे तो काइनेज ऑलमोस्ट रिलेटेड होगा एडिशन ऑफ फास्फेट। अब फास्फेट यहां जो ऐड हुआ कहां से आएगा? सर ये फास्फेट ऐड होगा इस लोकेशन पे फ्रॉम एटीपी, मीन्स एटीपी कन्वर्ट होगी एडीपी में, और फास्फेट ऐड होगी। यहां एक ट्विस्ट है क्या कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज फ्री फॉर्म में, सेल के अंदर जब ग्लूकोज 6 फास्फेट हो जाएगा तो ये रिटर्न वापस नहीं होगा। याद रखिए, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। जैसे ही ये ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया, अब वापस नहीं जा सकता किसकी तरफ? ब्लड की तरफ। अगर ये ब्लड की तरफ जाएगा भी तो ग्लूकोज को ये फास्फेट रिलीज करना पड़ेगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये कि मसल्स सेल्स एंड लिवर सेल के अंदर ग्लूकोज स्टोर्ड फॉर्म होगा। कौन से स्टोर्ड फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म। ये ग्लाइकोजन की चेन से, जो चेन फॉर्म में होगा। और ये ग्लाइकोजन भी तो ग्लूकोज में ब्रेक हो सकता है ना। तो हमने पहले ही बात की थी ग्लूकोज का सेल में कैसे आना होता है।
ग्लाइकोजन भी कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में डायरेक्टली थ्रू द एंजाइम ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम। ग्लाइकोजन फास्फोराइल मतलब कि ग्लूकोज सेल के अंदर फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता। बात को समझिए क्यों। ग्लूकोज एक पोलर मॉलिक्यूल है। अगर सेल के अंदर ग्लूकोज पोलर फॉर्म में मौजूद हो, फ्री फॉर्म में मौजूद हो, इसकी वजह से हाइपरटोनिसिटी इंक्रीज होगी। हाइपरटोनिसिटी के इंक्रीज होने से सेल के अंदर पानी ज्यादा आएगा और बस्टिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। इसलिए ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहेगा या उतना ग्लूकोज इंटर होगा सेल के अंदर जितनी नीड होगी। मींस जो ग्लूकोज इंटर हुआ सेल के अंदर वो डायरेक्टली स्टार्ट करेगा ग्लाइकोलाइसिस। पहला स्टेप हेक्सोकाइनेज ने किया, एटीपी से फास्फेट ऐड किया ग्लूकोज के साथ, बन गया ग्लूकोज 6 फास्फेट। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होगा अपने एक आइसोमर फॉर्म में जिसका नाम होगा फ्रक्टोज। और उस पे भी ये फास्फेट कौन से कार्बन पे होगा, 6 पे, तो हम कहेंगे फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अगर ये अपने ही आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है तो यहां एंजाइम भी ऐसा चाहिए जो आइसोमराइजेशन का काम कर रहा हो, उसका नाम होगा फास्फोहेक्सोस आइसोमरेस। फास्फोहेक्सोस आइसोमरेस। जबकि हमें ये देखना लाजमी है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, तो उसके 6 नंबर एटम पे फास्फेट है, तो फ्रक्टोज भी 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, उसके भी 6 कार्बन पे फास्फेट है। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स। अब ट्विस्ट क्या है कि ये फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल और भी फास्फेट लेगा। किससे लेगा, जाहिर सी बात है फास्फेट देने वाला सिर्फ एक ही एटीपी। फ्रक्टोज जब दूसरा फास्फेट लेगा तो ये बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट। इसके फर्स्ट कार्बन पे भी फास्फेट और लास्ट कार्बन पे भी फास्फेट। फ्रक्टोज 1,6। अब देखिए जो फास्फेट है उसकी पोजीशन सेम कार्बन नहीं। हमने आपको पहले भी बताया है अगर सेम कार्बन पे 2 फास्फेट हो तो बाय का टर्म यूज करेंगे, लेकिन अगर सेम पोजीशन ना हो फास्फेट की एडिशन की तो हम बिस यूज करेंगे। तो क्या कहेंगे, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। ठीक है। अब यहां जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम होगा फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। और फास्फेट कहां से लिया है, फिर भी एटीपी से लिया है। तो यहां एटीपी जो यूटिलाइज हुई थी वो
कन्वर्ट हो जाएगी ADP में, एक फास्फेट देने के बाद। यहाँ जो मॉलिक्यूल बना वो 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। अब ये 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल ब्रेक होगा। जब ये ब्रेक होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होगा। फ्रक्टोज 1,6 मॉलिक्यूल ब्रेक होगा with the help of enzyme aldolase। इसे हम फ्रक्टोज स्प्लिटिंग या स्प्लिटिंग फेज भी कहेंगे। 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, दोनों में 3-3 कार्बन होंगे। अगर इसमें 1 2 3 कार्बन और इसमें भी 1 2 3 कार्बन। एक मॉलिक्यूल को हम कहेंगे डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट मींस ढाप। सिंपल क्या लिखेंगे? ढाप, DHAP, डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट। और दूसरे को क्या लिखेंगे? ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट या ग्लाइसर अल्डिहाइड फास्फेट जनरली कहते हैं, ढाप गेप। अब इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन। देखें फ्रक्टोज के पास 2 फास्फेट थे, तो एक के पास भी फास्फेट होगा, दूसरे के साथ भी फास्फेट होगा। इसलिए नाम को फिर से समझिए कि ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, दोनों में फास्फेट। ये दोनों 3-3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। मींस ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं तो उसके लिए एंजाइम चाहिए। कौन सा? आइसोमरेज एंजाइम या फास्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम। फास्फोट्रायोज आइसोमरेज। अब रिएक्शन चलाने के लिए आगे जो कंटिन्यू रिएक्शन रहेगा वो गेप से रहेगा, यानी ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट से। और जितने भी ढाप होंगे वो हमेशा कन्वर्ट होंगे गेप में। आगे चलाते हैं इस स्टेप को। तो ये 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हम कंसीडर करेंगे अब 2, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की क्या हो गए? आइसोमर्स। हमें रिएक्शन किसका चलाना है? ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट का। तो हर पोजीशन पे हमें इसकी कोएफिशिएंट में क्या लिखना है? 2, इसके 2 मॉलिक्यूल्स। अब हर स्टेप में जो यहां से प्रोडक्ट मिलेंगे वो भी 2 होंगी, और जो रिएक्टेंट होंगे इनके साथ वो भी 2 ही होंगे। मींस हर स्टेप के लिए जो एंजाइम भी रिक्वायर होंगे वो 2 होंगे। हर लोकेशन पे हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट जो मॉलिक्यूल है गेप, अब उसमें चेंज क्या आएगी? ये मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा भाई? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिलीज करेगा, मींस हाइड्रोजन रिलीज करने को हम कहते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। और इसी को जब हाइड्रोजन कोई मॉलिक्यूल रिलीज करता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और जो मॉलिक्यूल यहां से हाइड्रोजन रिसीव करेगा उसको हम कहेंगे रिडक्शन प्रोसेस, और वो मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। और रिड्यूस कौन सा होगा यहां? चलिए यहां रिड्यूस होगा NAD। हाइड्रोजन लेने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। तो जाहिर सी बात है 2 मॉलिक्यूल यानी NAD के 2 मॉलिक्यूल रिड्यूस होंगे NADH2 में। अब इसी मैकेनिज्म के लिए जाहिर सी बात है क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। और जो एंजाइम G3P डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, मैंने पहले भी बताया यहां से हाइड्रोजन रिमूव होंगे। हाइड्रोजन के रिमूव होने की वजह से डिहाइड्रो
जीनेस एंजाइम। फिर से समझें कि हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुए हैं, लेकिन हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल रिसीव नहीं की, तो इसी स्टेप को डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। अब जो मॉलिक्यूल बनेगा यहां, उसे हम कहेंगे ग्लाइसरेट 3 फास्फेट। एक पॉइंट को समझिए कि यहां दूसरी चेंज भी होगी। कौन सी चेंज होगी, उसका रीजन बताते चलते हैं। अगर हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी को किसी तरीके से समाप्त तो किया जाएगा ना, और उस एनर्जी को समाप्त किया जाएगा डायरेक्ट एडिशन ऑफ फास्फेट से। तो यहां एडिशन ऑफ फास्फेट भी होगी। तो दो फास्फेट अगर ऐड होंगे तो एक मॉलिक्यूल के साथ एक फास्फेट, दूसरी दो के साथ दो फास्फेट रिक्वायर होंगे। तो मॉलिक्यूल कौन सा बन जाएगा, ग्लाइसरेट 1,3 बिस फास्फेट। ग्लाइसरेट 1,3 बिस फास्फेट। थोड़ा पॉइंट को फिर से समझिए कि यहां नाम जो हमने पढ़ा था, गेप, गेप स्टैंड फॉर ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट। हाइड्रोजन लॉस करने के बाद ये अल्डिहाइड नहीं रहेगा, ग्लाइसरेट बन जाएगा। इस पॉइंट को फोकस करें। ग्लाइसर अल्डिहाइड नाम था पहले। अल्डिहाइड, अब ग्लाइसरेट हो गया। फिर से उस रीजन को फिर से समझिए। हाइड्रोजन के ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज होगी, और ये जो एनर्जी रिलीज होगी वो फास्फेट की एडिशन कराएगी। किसके साथ, डायरेक्ट फास्फेट, एटीपी से नहीं, डायरेक्ट फास्फेट ऐड होगा। किसके साथ, ग्लाइसरेट के साथ। तो ये बन जाएगा ग्लाइसरेट 1,3 बिस फास्फेट मॉलिक्यूल। अब क्या है कि ग्लाइसरेट 1,3 बिस फास्फेट मॉलिक्यूल के पास दो फास्फेट हैं, और ये फास्फेट अब एनर्जेटिक फास्फेट फर्स्ट कार्बन वाला रिलीज करेगा। जब ये रिलीज करेगा तो किसको देगा, ये देगा एडीपी को, और एडीपी कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी में। कितने मॉलिक्यूल, जाहिर सी बात है दो मॉलिक्यूल रन कर रहे हैं, तो दो एडीपी कन्वर्ट होंगे दो एटीपी में। दो का मतलब ये नहीं कि इन दोनों से नहीं, दो मॉलिक्यूल हैं ग्लाइसरेट, एक मॉलिक्यूल से एक फास्फेट, दूसरे से दूसरा। अब यहां जो एंजाइम रिक्वायर होगा उसका नाम होगा, फिर से काइनेज की बात करेंगे, ग्लाइसरेट फास्फोग्लाइसरेट काइनेज एंजाइम रिक्वायर होगा। फास्फोग्लाइसरेट काइनेज। तो प्रोडक्ट क्या बन गई सर, प्रोडक्ट यहां बन जाएगी ग्लाइसरेट 3 कार्बन कार्बन कार्बन, और थर्ड कार्बन पे फिर से फास्फेट रहेगा। फर्स्ट वाला फास्फेट रिमूव हो गया। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ग्लाइसरेट 3 फास्फेट। अब क्या है कि एक फास्फेट रह गया, बाकी दूसरा फास्फेट यहां से निकल। अब इस लोकेशन में फास्फेट की पोजीशन चेंज होगी। कैसे कि फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, अब थर्ड कार्बन वाला फास्फेट आ जाएगा सेकंड कार्बन पे। कार्बन कार्बन कार्बन। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी चेंज आई है।
चेंज की वजह से यहां एंजाइम यूज होगा, ग्लाइसरेट, फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेज एंजाइम। फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेज, म्यूटेज चेंज के लिए, और प्रोडक्ट बन जाएगी ग्लाइसरेट टू फास्फेट। अब चेंज क्या है कि फेट टू फास्फेट कन्वर्ट होगा फास्फोइनोल पायरुवेट में, फास्फोइनोल पायरुवेट। सर ये इनोल का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? बात यह है कि इस लोकेशन से वाटर का मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होगा। मींस वाटर जब मॉलिक्यूल रिमूव होता है उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होगी। और एंजाइम यहां रिक्वायर है कौन सा? फास्फोइनोल, सॉरी इनोलेज एंजाइम। फास्फोइनोलेज भी कह सकते हैं, लेकिन इनोलेज एंजाइम यहां रिक्वायर। अब फास्फोइनोल पायरुवेट के पास एक फास्फेट है, कार्बन कार्बन कार्बन। कौन से नंबर पे फास्फेट था? 2 नंबर, यानी सेकंड पे फास्फेट था। अब अगर ये फास्फेट भी निकल जाए तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा पायरुवेट या पायरुविक एसिड। पायरुवेट। और फास्फेट का निकलना, निकलना तो फास्फेट ऐड किससे होगा? एडीपी से। तो यहां एडीपी प्लस फास्फेट जो यहां से निकलेगा कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। भाई कितने मॉलिक्यूल रन कर रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल, हर लोकेशन पे 2 मॉलिक्यूल रन कर रहे हैं। इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे? 2 एटीपी मिल, मिल, बनाएंगे किसको? 2 एटीपी मॉलिक्यूल को। एंजाइम फिर से कौन सा यूज होगा? पायरुवेट काइनेज एंजाइम। अब इस पायरुविक एसिड की यानी पायरुवेट की स्ट्रक्चर एक दफा क्लियर कर लें तो हमें आगे भी समझ आ जाएगा। इस लोकेशन पे ये पाया जाएगा कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और नीचे की तरफ हम बना रहे हैं मिथाइल ग्रुप, और ऊपर की तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखें इसमें एसिडिक ग्रुप है, तो इस वजह से हम इस पायरुवेट मॉलिक्यूल को दूसरा नाम भी दे सकते हैं, पायरुविक एसिड। ये बात भी क्लियर करते चलें, पायरुविक एसिड के पास 3 ऑक्सीजन है और ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल है। अब ये पायरुविक एसिड डिसाइड करेगा कि इसको जाना कहां है। आया इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ही रिएक्शन प्रेजेंट करना है, मतलब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना है, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होना है, या इसे ऑक्सीडेशन करके मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होके ऑक्सीडेशन करनी है और क्रेब साइकिल चलानी है। एक बात याद रखिए कि ग्लाइकोलाइसिस का मैकेनिज्म अगर आपका अच्छे तरीके से समझ आ गया तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्टेप्स क्या हैं? स्टेप ये है कि यहां से ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फास्फेट में, यहां एटीपी यूटिलाइज।
फिर इसकी आइसोमराइजेशन हुई, फ्रक्टोज ने फिर से एटीपी लिया, तो इस सारे स्टेप को, तीनों स्टेप को हम कहेंगे पे ऑफ स्टेप। पे ऑफ यानी यहां एटीपी यूटिलाइज हुई है, इस सारे को हम पे ऑफ। कितने एटीपी के मॉलिक्यूल यूटिलाइज हुए? एक यहां एटीपी का मॉलिक्यूल यूटिलाइज हुआ और एक यहां, यानी दो एटीपी पे ऑफ हुए हैं, पे किए। इसके बाद दूसरा स्टेप जो यहां है वो कौन सा है? स्प्लिटिंग, यानी ये 6 कार्बन कंटेनिंग हेक्सोस शुगर ब्रेक हो रही है टू मॉलिक्यूल ट्रायोस में, इसे हम स्प्लिटिंग कहेंगे। लेकिन देखिए हमने यहां बात की कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेप। हाँ, एक बात दूसरी के यहां हमें प्रोडक्ट मिल रही है, प्रोडक्ट को फोकस करना है। यहां दो एटीपी मॉलिक्यूल, यहां भी दो एटीपी मॉलिक्यूल, यानी टोटली हमें 4 एटीपी की मॉलिक्यूल मिले, उसमें से दो एटीपी कट ऑफ होंगे, यानी ये जो पे ऑफ हुए, तो टोटल एटीपी के मॉलिक्यूल हमें कितने हुए? दो, माइनस 2 एटीपी, बाकी बचे 2 एटीपी। उसके अलावा हमें NADH2 के मॉलिक्यूल कितने मिले? 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि यहां 2 मॉलिक्यूल आगे रन कर रहे हैं। 2NADH2। और पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? 2 पायरुवेट या 2 पायरुविक एसिड। ये हमारी ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो गई। अब देखना यह है कि पायरुवेट जो अगर एंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो कैसे? NADH2 की यूटिलाइजेशन कैसे होगी, फर्दर एनर्जी कैसे मिलेगी? इसके लिए साथ रहिएगा नेक्स्ट रिएक्शंस में।